Wishing all the participants of this webinar a very good morning, and we are starting today's daily webinar. And as we are doing the Contract Act, so we'll be starting with the Contract Act, Section 51 of the Contract Act. Till yesterday we have completed Section 50 of the Act, and so today we'll be starting with Section 51. Okay. So Section 51 of the Contract Act is in that part of the Contract Act which deals with performance of reciprocal promises. हमने देखा था कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होती हैं। जब एक प्रॉमिस के इवज में दूसरी प्रॉमिस की जाती है उसको उसका रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। यदि मैं किसी से कहूं कि अगर तुम मुझे 14 रुपये दोगे तो उसके इवज में मैं तुमको एक नोटबुक दूंगा, तो मेरा नोटबुक देना उसके 14 रुपये देने के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। और हमने देखा था कि एग्रीमेंट में नॉर्मली रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का परफॉर्मेंस किस तरह से होता है, और इस संबंध में सेक्शन 51 कहता है कि प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस सी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। सवाल यह कि दोनों ने एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो कर दी, लेकिन उस प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कैसे होगा उस संबंध में ये सारे प्रावधान हम अभी पढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस के सिलसिले में पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होती हैं, whenever a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, और ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस अगर एक साथ होनी होती हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक समय पे एक ही साथ दोनों प्रॉमिसेस को एक साथ होना है, तो कोई भी प्रॉमिसर को ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी प्रॉमिस पूरी करे जब तक कि ऐसा ना हो कि प्रॉमिसी तैयार हो और इच्छुक हो उस रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। प्रॉमिसी अगर तैयार नहीं है और दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो हैं वो एक साथ होनी है, साइमल्टेनियसली होनी है। अगर ऐसे सिचुएशन में प्रॉमिसी तैयार नहीं है तो जब तक प्रॉमिसी तैयार और इच्छुक ना हो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म की जाए तब तक प्रॉमिसर को ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस। किसी भी प्रॉमिसर को अपनी प्रॉमिस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ऐसा ना हो कि प्रॉमिसी तैयार हो और इच्छुक हो अपनी रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि दोनों को एक साथ होना है।
A and B contract that A shall deliver goods to be paid for by B on delivery. A और B एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि A गुड्स को डिलीवर कर देगा B को और B का पेमेंट करेगा डिलीवरी पर, यानी डिलीवरी जैसी हो रही गुड्स की उसी वक्त पेमेंट B को करना है। तो यहाँ पर भी साइमल्टेनियस होने वाली रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। तो ऐसे कंडीशन में ए को जरूरत नहीं है गुड्स को डिलीवर करने की जब तक कि ऐसा ना हो बी तैयार हो और इच्छुक हो उनका पेमेंट करने के लिए। अब बी कह रहा है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो फिर ए को भी जरूरत नहीं है कि वो गुड्स अपना दे देगा। उसी तरह से बी को भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है जब तक ए तैयार और इच्छुक ना हो कि पेमेंट करने पे वो गुड्स को डिलीवर कर देगा। इस प्रकार से रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के केस में जहां पर वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होनी होती हैं, प्रॉमिसर को अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस को करने की जरूरत नहीं होती जब तक कि प्रॉमिसी रेडी और विलिंग ना हो अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ऑर्डर मतलब कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, किस ऑर्डर में ये चीजें घटित होंगी। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा पहले कौन अपनी प्रॉमिस पूरी करेगा दोनों में से। Where the order in which the reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. And where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. अगर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो उसी ऑर्डर में वो प्रॉमिसेस परफॉर्म होंगी। अगर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा कि उस ऑर्डर में प्रॉमिसेस परफॉर्म होंगी जो उस ट्रांजैक्शन का नेचर जरूरी करता है, विच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। जैसे ए और बी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए घर बनाएगा बी के लिए एक फिक्स प्राइस पर। तो ए ने जो प्रॉमिस किया है कि वो घर बनाएगा, ये जब तक वो परफॉर्म नहीं करता तो बी उसके लिए पेमेंट कैसे करेगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इस तरह का है कि बी को तो बने हुए घर का पेमेंट करना है। तो ऐसे कंडीशन में ए की प्रॉमिस पहले परफॉर्म होगी, यानी वो घर बनाएगा और उसके बाद बी की प्रॉमिस परफॉर्म होगी। तो ये ऑर्डर की बात हो रही 52। अब आते हैं 53, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract. यानी जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होती हैं और एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर देती है, यानी दूसरी पार्टी को रोक देती है अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, उसको करने नहीं देती, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पार्टी के ऑप्शन से वॉइडेबल होता है, यानी वो पार्टी उसको वॉइड करा सकती है जिसको प्रिवेंट किया गया था। सो प्रिवेंटेड, इस प्रकार से जिसको प्रिवेंट किया गया था, जिसको रोका गया था, जिसको अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म करने दिया गया। और ऐसे प्रिवेंशन के केस में वो जो प्रिवेंटेड पार्टी है वो एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए, वो हकदार है कॉम्पनसेशन की दूसरी पार्टी से, फ्रॉम द अदर पार्टी, किसी भी लॉस के लिए जो वो सस्टेन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस के परिणाम स्वरूप। तो कभी क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का उसके बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले अगर और पहले चले तो पहले एक एग्रीमेंट होती है, और
एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट का जब परफॉर्मेंस होता है उसके बाद उस परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम आती है उस सिलसिले में पार्टियां कोर्ट जा सकती हैं, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ठीक से नहीं होता तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन की भी प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिए हुए हैं। तो जहां पर बात कॉम्पेंसेशन की आती है, जिस जिस चीज़ के लिए कॉम्पेंसेशन को प्रावधानित किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उस चीज़ का कॉम्पेंसेशन जो है वो उपलब्ध रहता है। तो इसीलिए हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते वक्त ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज़ के लिए कॉम्पेंसेशन का प्रावधान किया गया है। जैसे 53 सेक्शन में यहाँ पे कॉम्पेंसेशन को भी प्रावधानित किया गया है, क्योंकि दोनों पार्टी में से एक पार्टी को दूसरी पार्टी अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करने दे रही है और उसकी वजह से उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसका नुकसान हो रहा है, तो वो पार्टी एक तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करा सकती है कोर्ट में जाके, और दूसरा वो कॉम्पेंसेशन भी डिमांड कर सकती है अगर उसका कोई लॉस हो जाता है नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी एक काम को एग्जीक्यूट करेगा ए के लिए 1,000 रुपये में। बी तैयार है और इच्छुक है उस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन ए उसको करने नहीं देता। ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। ये कॉन्ट्रैक्ट बी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। बी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो उसको वॉइड करा सकता है, एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रिसाइंड इट, और अगर वो चयन करता है, ये चयन उसका ऑप्शन है उसके हाथ में, चाहे तो वो कंटिन्यू भी रखे उसको और चाहे तो उसको इनवैलिडेट करा सकता है, उसको वॉइड करा सकता है। अगर वो उसको इलेक्ट करता है, वो चयन करता है कि उसको रिसाइन कर देना है, यानी कैंसिल कर देना है कॉन्ट्रैक्ट को, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए कॉम्पेंसेशन। तो वो हकदार हो जाता है कि वो ए से कॉम्पेंसेशन रिकवर करेगा फॉर एनी लॉस विच ही हैज इनकर्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस। तो ये एग्जाम्पल के रूप में हो गया, कोई भी लॉस उसने इनकर किया तो उसके लिए वो उसको कॉम्पेंसेशन का भी वो हकदार है। अब आते हैं 54 पे। 54 में कहा जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये जो हेडिंग होती है, नीचे जो प्रावधान को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगी। जैसे आपने अभी 53 को पढ़ लिया, अब आपको पता है कि 53 में क्या दिया है, अब आप उसकी हेडिंग को पढ़िए। लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट। जो पार्टी किसी इवेंट को प्रिवेंट कर रही है उसकी लायबिलिटी क्या होगी। ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। जिस इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट में आना है, यानी जो प्रॉमिस है रेसिप्रोकल प्रॉमिस उसको करने नहीं दे रही है, उस इवेंट को जो प्रिवेंट कर रही है उसका क्या देनदारी होगी, लायबिलिटी, उसकी क्या जिम्मेदारी या देनदारी होगी, उसके बारे में ये है। तो अब हमें पता है कि ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने देती, उसको प्रिवेंट कर देती है, तो वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकती है और दूसरा कॉम्पेंसेशन भी ले सकती है, कॉम्पेंसेशन भी डिमांड कर सकती है किसी भी लॉस के संदर्भ में जो उसका होता है उस नॉन परफॉर्मेंस के कॉन्सिक्वेंस में। अब 54 में को हम पढ़ रहे हैं। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract. यहाँ पे कहा जा रहा है जब भी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती हैं इस प्रकार से कि सच दैट कि उनमें से एक पार्टी, वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में से एक प्रॉमिस कैन नॉट बी परफॉर्म, या तो वो परफॉर्म नहीं की जा सकती है,
और दैट इज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म, या ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि वो परफॉर्म कर ली गई है जब तक कि दूसरी रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म नहीं की जा रही। एंड द प्रॉमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन्ड, और जो जो प्रॉमिसर है लास्ट मेंशन प्रॉमिस का, यानी कि जब तक वो दूसरी वाली परफॉर्म नहीं होती तब तक पहली वाली को क्लेम नहीं कर सकते हैं हम। तो जो दूसरी वाली है, जो लास्ट मेंशन प्रॉमिस है, उसका जो प्रॉमिसर है वो उसको फेल कर जाता है परफॉर्म करने से। कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको कोई प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं ये करूंगा, लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता जब तक आप अपनी प्रॉमिस को पूरा ना कर दें। यानी मेरा प्रॉमिस का परफॉर्मेंस आपके प्रॉमिस के परफॉर्मेंस पे निर्भर कर रहा है। जब तक आप अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक मैं भी ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैंने अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कर दिया। यानी कि मैं डिपेंडेंट हूं, मैं निर्भर हूं आपके, मेरा प्रॉमिस का परफॉर्मेंस निर्भर है आपके प्रॉमिस के परफॉर्मेंस पे, और आप फेल कर जाते हैं उसको परफॉर्म करने में। एंड द प्रॉमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन फेल्स टू परफॉर्म इट, यानी आप अपने पार्ट को परफॉर्म करने में फेल कर जाते हैं। तो अगर आप फेल कर जा रहे हैं अपने पार्ट को परफॉर्म करने में, तो मैं अपना परफॉर्मेंस पूरा क्लेम नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ऐसे कंडीशन में आप जो है ये भी नहीं क्लेम कर सकते हैं कि मेरी प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाए। सच प्रॉमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, क्योंकि आप फेल कर गए हैं अपना पार्ट परफॉर्म करने में, और मेरे प्रॉमिस का परफॉर्मेंस का क्लेम आपके प्रॉमिस के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। और चूंकि आप फेल कर गए हैं तो आप भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं अपनी प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करूं, क्योंकि ये कंडीशन वहां पे लगती है जहां मेरा प्रॉमिस का परफॉर्मेंस आपके प्रॉमिस के परफॉर्मेंस पे निर्भर कर रहा है। और इसलिए कंडीशन में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, एंड यू मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू मी, and that promisor must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain। मेरा कोई भी लॉस होगा इस वजह से क्योंकि आप अपने प्रॉमिस पे फेल कर गए, तो उसके लिए आप मुझे कॉम्पेंसेशन देना आपके लिए जरूरी है। मस्ट मेक द कॉम्पेंसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लॉस मेरा हुआ है मैं उसके लिए आपसे कॉम्पेंसेशन मांगूंगा, और आपको मुझे कॉम्पेंसेशन देना होगा उस लॉस के सिलसिले में जो मेरा हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ था। तो इलस्ट्रेशन इस तरह से है कि ए ने बी के शिप को हायर कर लिया टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कैलकाटा टू द मॉरिशस अ कार्गो। एक कार्गो लेना था और उसको कैलकाटा से मॉरिशस लेके जाना था, और ये कार्गो ए ने प्रोवाइड किया था, और ए ने बी का शिप हायर किया। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेयंस, और बी को कुछ फ्रेट प्राप्त होना था उस माल के कन्वे करने के लिए। अब ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो। देखो माल कब ले जाएगा बी? माल तो बी तब ले जाएगा जब ए उसको देगा माल। अब ए ने कार्गो दिया ही नहीं शिप के लिए, तो ए ये क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि ए ने अपना कार्गो नहीं दिया तो ए ये क्लेम नहीं कर सकता है कि प्रॉमिस को परफॉर्म करे, वो क्लेम नहीं कर सकता। और उसको कॉम्पेंसेशन करना चाहिए कोई भी लॉस जो बी सस्टेन करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस से। उस जगह में मान लीजिए वो किसी और का माल ले जाता शिप के उस जगह में, तो उसको फ्रेट मिल जाता। अब वो फ्रेट कमा नहीं पा रहा क्योंकि आपने माल नहीं दिया, तो उसका जो लॉस हुआ है, जो उसने लॉस सस्टेन किया है, वो कहेगा कि हमारा लॉस हुआ है कि हमारा जो है वो जगह खाली रह गई, और नहीं तो हमारी जगह भर जाती। तो ये लॉस आप हमको भरपाई करिए। उस तरह उसके बाद एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं
ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो एग्जीक्यूट करेगा बिल्डिंग का बनाने का काम एक फिक्स प्राइस पर, और बी उसको स्कैफोल्डिंग सप्लाई करेगा। स्कैफोल्डिंग होती है जो बांस, बल्ली वगैरह और जो भी लकड़ी की ज़रूरत है वो सप्लाई करेगा, जिससे पहले मचान टाइप की बनाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। एंड बी सप्लाइंग द स्कैफोल्डिंग एंड टिम्बर नेसेसरी फॉर द वर्क। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो बिल्डिंग बना के देगा, और बी ने कहा है कि मैं स्कैफोल्डिंग और टिम्बर दूंगा। अब बी जो है स्कैफोल्डिंग या टिम्बर देने से मना कर देता है और इसलिए काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अब चूंकि काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि बी ने स्कैफोल्डिंग और टिम्बर नहीं दिया, तो बी ये नहीं कह सकता ए को कि बिल्डिंग बना के दो। अब ए को वर्क एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है और बी बंधा हुआ है कॉम्पेंसेशन देने के लिए ए को, कोई भी लॉस के लिए जो उसको कॉज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस से। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू नाउ सेक्शन 55। जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं आप उनको पढ़िए, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं उसको कि वी विल इंक्लूड इट इन द व्हाटएवर टेस्ट दैट वी विल बी डूइंग। तो टेस्ट हम सब्जेक्ट वाइज आपसे लेंगे और जो भी क्वेश्चन है बीच बीच में पढ़ाते वक्त मैं आपसे पूछता रहूंगा जिसका आप जवाब दीजिएगा। एंड टेस्ट ऑल्सो विल बी शेड्यूलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। 55 सेक्शन है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच time is essential. When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, जब एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ये प्रॉमिस करती है कि वो एक चीज को करेगी एक स्पेसिफिक टाइम से पहले या उस स्पेसिफिक टाइम पर, या वो कुछ चीजें करेगी और सर्टन थिंग्स एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम्स, या तो एक चीज करेगी या कई चीजें करेगी, स्पेसिफाइड टाइम पे करेगी। अगर एक पार्टी ये प्रॉमिस करती है एंड इट फेल्स टू डू एनी सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, और वो उस टाइम से पहले या उस टाइम पे वो काम करने से फेल कर जाती है, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई थी वो या फेल कर गई थी, उतना कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल घोषित किया जा सकता है। इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं घोषित किया जा सकता, जितना परफॉर्म नहीं हुआ था, सो मच ऑफ इट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म, उतना कॉन्ट्रैक्ट जितना परफॉर्म नहीं हुआ है वो वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है कि वो वाइड करा सकता है उसको कोर्ट में जाके, इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज। और वो कब करा सकता है? अगर पार्टियों की इंटेंशन ये थी दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि टाइम इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जो काम जिस टाइम पे होना लिखा है या जिस टाइम से पहले होना लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके हिसाब से ही होना चाहिए, और टाइम एसेंशियल है, टाइम को फॉलो करना एसेंशियल है। अगर ये इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्त की गई है, और जो भी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि मैं वो काम को एक स्पेसिफाइड टाइम पे या उसके पहले करूंगा, और वो उसको करने से फेल हो जाता है, तो जितना भी कार्य करने से वो फेल हो जाता है उस हद तक का कॉन्ट्रैक्ट जो है दूसरा व्यक्ति वॉइड घोषित करा सकता है कोर्ट से। और इसी सिलसिले में आगे लिखा हुआ है कि इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज द टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टियों की ये इंटेंशन नहीं थी कि टाइम एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, then the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time. But the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. अगर पार्टियों का इंटेंशन ये नहीं था कि टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल है, तो तब कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को या उसके किसी भी पार्ट को वॉइड घोषित नहीं कराया जा सकता है अगर वो काम उस टाइम से पहले या उस टाइम पे नहीं होता है। लेकिन अगर प्रॉमिसी का कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है ऐसे फेलियर की वजह से, उस काम के ना होने की वजह से, तो उस लॉस के लिए वो हकदार है कॉम्पेंसेशन का। तो जहां पर भी लिखा है कि हकदार है कॉम्पेंसेशन का,
तो उसको और कहीं पर लिखा है कि ही मस्ट पे कॉम्पेंसेशन। दोनों में थोड़ा सा हमको फर्क करना जरूरी है कि मस्ट पे कॉम्पेंसेशन या हकदार होना। जहां वो हकदार है कॉम्पेंसेशन का, तो उसको डिमांड करना पड़ेगा कि वो कॉम्पेंसेशन दे, दूसरा आदमी जो कॉम्पेंसेशन दे, और कोर्ट में जाएगा तो उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। जहां पे लॉ ये कहती है कि ही मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन, जैसे यहाँ 54 में लिखा हुआ है कि ऐसा प्रॉमिसर एक तो क्लेम नहीं करवा सकता परफॉर्मेंस को, और उसको कॉम्पेंसेशन देना ही है, मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट दूसरे की वजह से फेल हो गया। यहाँ 54 में जो था, effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, उसमें एक प्रॉमिस को पहले परफॉर्म होना है तभी दूसरी प्रॉमिस परफॉर्म हो सकती है, और जिसको पहले परफॉर्म होना है वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन जरूरी है। जहाँ जरूरी है कि मतलब कि वहां पर कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा उस लॉस के लिए। और जहाँ हकदार है, थोड़ा सा हकदार होने का मतलब ये है कि वो डिसाइड होगा कोर्ट में कि कितना कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, या हकदार तो है लेकिन परिस्थितियों का ज़्यादा जायज़ा लिया जा सकता है कोर्ट में, जहाँ पर हकदार शब्द यूज किया गया है। और जहाँ मस्ट है तो वहाँ तो एकदम जरूरी है कि कॉम्पेंसेशन देना ही। और इसके बाद यहाँ 55 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर पार्टियों की इंटेंशन ये नहीं थी कि टाइम एसेंशियल है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन कॉम्पेंसेशन के हकदार हो जाएंगे प्रॉमिसी किसी लॉस के लिए जो कि उस फेलियर की वजह से उनके ओकेजन हुआ है। लॉस ओकेजन टू यानी जो लॉस उनका हो गया दूसरे व्यक्ति के फेलियर की वजह से अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन। जो भी टाइम एग्री हुआ है, अगर उसके परफॉर्मेंस को किसी और समय के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या होगा? If in the case of a contract which is voidable on account of the promisor's failure to perform his promise at the time agreed, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो voidable किया जा सकता है क्योंकि प्रॉमिसर जो है फेल कर गया है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो voidable इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रॉमिसर हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम अग्रीड, यानी कि जहां पे टाइम वाज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो तभी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर प्रॉमिस ही स्वीकार कर लेता है कि इस प्रॉमिस को किसी और वक्त परफॉर्म किया जाए, इफ द प्रॉमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन दैट अग्रीड, जो भी अग्रीड टाइम था उसके अलावा किसी टाइम पे वो प्रॉमिस के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है प्रॉमिसी, तो जो प्रॉमिसी कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस, तो वो कॉम्पेंसेशन के लिए हकदार नहीं होगा। फिर तो हकदार शब्द इस कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि एक सिचुएशन में वो हकदार है, दूसरे सिचुएशन में वो फिर हकदार नहीं रह जाता क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि इस काम को किसी और समय भी परफॉर्म किया जा सकता है। सो द प्रॉमिसी कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस which is occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so। जब तक कि ऐसा ना हो कि ऐसी स्वीकृति के समय at the time of such acceptance he gives notice to the promisor, वो promisor को ये नोटिस देता है कि ऐसा करने का उसका इंटेंशन है। यानी जब उसने ये स्वीकार किया कि ठीक है इस काम को किसी और समय भी किया जा सकता है, तभी उसने नोटिस दे दिया था कि मैं किसी और समय के लिए स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मुझे कॉम्पेंसेशन मैं लूंगा। अगर वो उसी वक्त अपने नोटिस नहीं देता जब वो स्वीकार करता है, तो फिर वो कॉम्पेंसेशन का हकदार नहीं रह जाएगा। अब है 56, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ,
एक ऐसा एग्रीमेंट अगर किया जाए एक ऐसे एक्ट के लिए जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, असंभव है अपने आप में ही वो कार्य, तो ऐसा एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट है। और इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful। कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसे कार्य को करने के लिए था, a contract to do an act which after the contract is made, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बनाने के बाद वो कार्य इम्पॉसिबल हो गया। यानी वो पहले इम्पॉसिबल नहीं था जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बना लेने के बाद वो कार्य इम्पॉसिबल हो गया, या फिर किसी घटना की वजह से बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, किसी घटना के घटित होने की वजह से जिसको प्रॉमिसर प्रिवेंट नहीं कर सकता था, इस घटना को, वो अनलॉफुल हो गया। यानी कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण से, और जिस घटना को प्रॉमिसर प्रिवेंट नहीं कर सकता था, उस घटना के कारण से वो जो कार्य है वो अनलॉफुल हो गया, यानी अवैध हो गया वो लॉ के अंतर्गत। तो या तो वो बाद में इम्पॉसिबल हो गया या किसी घटना की वजह से वो अनलॉफुल हो गया जिसको प्रॉमिसर प्रिवेंट नहीं कर सकता था। तो ऐसे कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड होगा, बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जब वो जो कार्य है वो असंभव हो जाता है या जब वो कार्य है वो अनलॉफुल हो जाता है। जिस वक्त वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाता है, इम्पॉसिबल होता है या किसी इवेंट की वजह से अनलॉफुल हो जाता है जिस इवेंट पे कोई कंट्रोल प्रॉमिसर का नहीं था, तो जब भी वो अनलॉफुल या इम्पॉसिबल इस प्रकार से हो जाता है तो तब वो वॉइड हो जाता है, बिकम्स वॉइड। कोई चीज़ वॉइड हो जाती है, उसके लिए कोर्ट जाके वॉइड घोषित कराने की भी जरूरत नहीं है, तो मान सकते हैं कि वो वॉइड है। और जहाँ पे लिखा है कि वॉइडेबल, तो वहाँ पे कोर्ट जाके उसको वॉइड कराना जरूरी है, और जब तक उसको वॉइड नहीं कराएंगे कोर्ट से तब तक वो वॉइड नहीं होता है। और जहाँ लिखा है कि वॉइड है, बिकम्स वॉइड यानी हो जाता है वॉइड, तो वो वहीं के वहीं वॉइड हो जाता है। कोर्ट का काम केवल इंटरप्रिटेशन का होगा और उसको वॉइड घोषित करने का काम नहीं होगा। उसके बाद जो अगला प्रावधान है वो ये कहता है कि where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise। जहां पर एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि वो कोई चीज करेगा, एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया टू डू समथिंग विच ही न्यू, जिसके बारे में वो जानता था या रीजनेबल डिलीजेंस से वो जान सकता था। अगर वो थोड़ा ध्यानपूर्वक तरीके से काम करता और रीजन लगा के काम करता, एक रीजनेबल डिलीजेंस के साथ वो काम करता, तो वो जान सकता था। एंड विच द प्रॉमिसी डिड नॉट नो, और प्रॉमिसी को पता नहीं था कि वो कार्य इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, यानी एक कार्य है जो कि इम्पॉसिबल था और अनलॉफुल था। लेकिन जिसने उसको करने के लिए प्रॉमिस किया वो उसको जानता था कि ये इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल है, या तो जानता था या रीजनेबल डिलीजेंस से वो जान सकता था, और प्रॉमिसी नहीं जानता था कि वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल है, तो ऐसा प्रॉमिसर को कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि हम ऐसा अग्रीमेंट में कर रहा हूं जो कि इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल, या जान सकता था, उसने थोड़ा ध्यान देता, ध्यानपूर्वक कार्य करता तो जान जाता, लेकिन उसने रीजनेबल डिलीजेंस नहीं दिखाया।
या जानते हुए जानबूझ के एग्रीमेंट कर लिया। तो रीजनेबल डिलीजेंस दिखाना भी कई बार इंपॉर्टेंट हो सकता है कॉम्पेंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे अगर उसने रीजनेबल डिलीजेंस दिखाया तो उसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा ऐसे प्रोमिसी को किसी भी लॉस के लिए जो कि ऐसा प्रोमिसी सस्टेन करता है उस प्रॉमिस के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। तो अगर लॉस हो जाता है प्रॉमिसी को तो उसको उसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने रीजनेबल डिलीजेंस नहीं दिखाया ये जानने के लिए कि वो कार्य जो था वो इम्पॉसिबल था जिसका एग्रीमेंट हो रहा है या अनलॉफुल था। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ए एग्री करता बी से कि वो मैजिक से ट्रेजर को डिस्कवर करेगा। तो चूंकि मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर नहीं किया जा सकता तो इसलिए वो एग्रीमेंट वॉइड है। तो इसके साथ हम आज का ये जो सेशन है मॉर्निंग का ये इसको रोक रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का चेंज हुआ है तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ इसको। फ्रॉम टुमारो प्लीज नोट द टाइम जिससे कि सब लोग समय से आ पाएंगे। एंड आवर नेक्स्ट सेशन का भी टाइम आप नोट कर लीजिएगा, वो 1:30 से है अप टू 2:30। सो प्लीज ज्वाइन अस at 1:30 for the accountancy session.